अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जी कैंगरूज के देश में शाहीनों की तारीखी फतह की। 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कमबैक। शाहीनों की कैंगरूज के देश में तारीखी फतह। दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इब्तिदा से ही ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार नजर आई। पूरी टीम 35 ओवर्स में, सिर्फ 35 ओवर्स में 163 रन बनाकर पेविलियन लौट गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ मिला। और पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने तो कमाल बॉलिंग की, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाफरीदी ने 2, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह ने 1-1 शिकार किया। हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स ने पूरे एतमाद बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 26.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 164 रन का हदफ भी हासिल किया। और मैच के दौरान कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच पकड़े और उन्होंने आलमी रिकॉर्ड भी बनाया इमरान। और ये बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान अब बिल आखिर मैच जीत जाए और फाइनली मैच जीत गया। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने पहले वनडे का जो हिसाब है वो चुकता कर लिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, कहिएगा, 1-1 से मैच बराबर हो चुका है, पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। आपने ऑलमोस्ट 28 ईयर्स के बाद एडिलेड के मैदान पे विक्ट्री हासिल की और लास्ट जितने भी हमने 3-4 सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली है सब हारे हैं पाकिस्तान। और बड़ा मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। एक तो वो अपनी कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं और सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें तो वो वर्ल्ड चैंपियन भी है और शायद इस मॉडर्न जो क्रिकेट की बात करते हैं इनसे बेहतर कोई नहीं खेलता। देखिए, ये 1 साल से जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिजास्टर चल रहा था, हम यही बात कर रहे थे कि आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, इंटेंट क्रिकेट के साथ खेलनी है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है। और काफी ज्यादा प्रेशर था। अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक पे बहुत प्रेशर था। उसके साथ साथ हम देखें साइम अयूब पे बहुत प्रेशर था। काफी अरसे से ये रन नहीं कर रहे थे, लेकिन एक चीज इनकी अच्छी थी कि ये पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। वो हमने देखा आज 2 के टोटल बहुत बड़ा नहीं था, बट बड़ी शानदार इनिंग्स खेले। बट सबसे बड़ा क्रेडिट 2 बंदों को मैं देना चाहूंगा। एक तो रिजवान की कप्तानी। रिजवान ने बड़े अरसे के बाद, हमने जो 3-4 साल से जो बाबर की कप्तानी के अंदर एक पार्ट मिसिंग था कि हम अग्रेसिव कप्तानी नहीं कर रहे थे। हम क्या होता था, 1-2 खिलाड़ी आउट करके कंप्लेसेंट हो जाते थे, तो रिजवान ने वो डिफरेंट किया आज। और दूसरी चीज ये जो हारिस रऊफ इन पिचेस के ऊपर, एडिलेड की पिच की बात करें, मेलबर्न की बात करें और जहाँ तीसरा मैच खेला जाएगा पर्थ की जो पिच है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर को दुनिया की सबसे तेज पिच से कहा जाता है। तो ये फास्ट बॉलर हमारे जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और हारिस रऊफ खासतौर पे जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर आके बिग बैश में भी इन्होंने परफॉर्म किया है, 3 साल से हम देख रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया, एक प्रॉब्लम इनकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं हमें नजर आता था कि रन बहुत कंसीड करते थे। आउट तो करते थे बट रन बहुत दे देते थे, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट को ज्यादा फायदा होता नहीं था। आज अच्छी चीज क्या थी कि इन्होंने विकेट्स भी ली और ज्यादा रन भी नहीं दिए और टीम की इकॉनमी के साथ इन्होंने रन दिए। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा खुशाइन साइन है। और इसी तरह हमने देखा कि आज थोड़ा सा ग्लिम्पसेस हमें शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में भी नजर आए। अर्ली ऑन उन्होंने 2 विकेट ली, फिर एक एंड में आके विकेट ली, तो शाहीन का आउट करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। ये जो हम ट्रायो की बात करते थे कि पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, बेस्ट अटैक है, इस सीरीज में हमें थोड़े से ग्लिम्पसेस नजर आने शुरू हुए हैं। हम ये जरूर काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हैं कि ये कंडीशन सपोर्ट कर रही है हमारे बॉलर्स को, बट ये फिर भी लैग कर रहे थे। तो ये हमारी क्रिकेट को अगर इससे आगे बढ़ना है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इरफान, आपने कहा बहुत अच्छी खबर है। हम हमेशा से देख रहे थे, क्रिटिसाइज किया जाता था पाकिस्तान की बैटिंग को, वो भी बेहतर इस नजर आई इस मैच में। आगे आने वाले मैच में आप क्या तजवीज़ पेश करना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि वो मैच भी जीत जाए पाकिस्तान? देखें, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ये मेंटल गेम ज्यादा खेलते हैं, ग्राउंड से पहले ही खेलना शुरू कर देते हैं। इन्होंने 2 दिन पहले उनके बोर्ड ने अनाउंस किया कि हम 5 मेन प्लेयर को रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने आगे प्रिपरेशन करनी है जो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज होनी है, जिसमें कैप्टन हेजलवुड और स्टार की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, इन सब को रेस्ट दिया जा रहा था। उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया कि हमारे से जीतना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। और हालांकि वो पहला मैच बड़ी मुश्किल से जीते थे। अगर कमिंस उस टाइम इनिंग्स ना खेलते 32 रन की तो पाकिस्तान वो मैच भी इजीली जीत सकता था। तो पाकिस्तान ने ये विक्ट्री जीत के उनको मैसेज दिया है कि ये सिर्फ मैं बातें नहीं आप कर सकते, ये ग्राउंड में आके परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये वो फंस गए हैं, वो स्ट्रैप में आ गए हैं। पाकिस्तान ने ये जीत के सीरीज में भी कमबैक कर लिया है, मैच भी जीत लिया है। अब पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि उनके जो 5 मेन प्लेयर है वो टीम में नहीं होंगे
उनको रिप्लेस करके जो लड़के आएंगे ओब्वियसली वो इतने सीजन नहीं है, इतने सीरियस। बिल्कुल, आज अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की इरफान बहुत अच्छी रही। एक और क्रिकेट से जुड़ा एक और बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से मुतालिक भी खबर सामने आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। और जैसे कि तवक्को भी की जा रही थी, अपने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी इन्होंने आगाह कर दिया है। और आईसीसी इवेंट के कुछ मैचेस दुबई में खेले जाने का कवी इम्कान मौजूद है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, जो कि 19 फरवरी से 19 मार्च के दौरान यानी कि तकरीबन एक महीने पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जी बिल्कुल, और भारत के तमाम मैच बॉर्डर के साथ लाहौर में रखे गए थे ताकि भारत को चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इसके बावजूद भारत पाकिस्तान आने से गुरेजा है। एशिया कप 2008 के बाद भारत की अगर बात की जाए तो मैच नहीं खेला और अब देखना यह है कि इस पर क्या पेशरफ्त। इरफान, ये तो हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत जो है वो कुछ ऐसा ही डिसीजन लेने वाला है। तो अगर भारत नहीं आ रहा तो फिर जो मैचेस हैं भारत के वो कहाँ पर होंगे? देखिए, ये बड़ी एक्सपेक्टेड न्यूज थी और यही लग रहा था अपेरेंटली कि जो भारत बोर्ड बात कर रहा था कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। आईसीसी का जो बजट भी अप्रूव किया गया था पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसमें एक पार्शियल बजट भी अप्रूव करवाया गया था। और जो सोर्सेज बताते थे कि उसका पर्पस भी यही है कि वो होते ही इसीलिए है कि अगर आपका कोई हाइब्रिड मॉडल हो, हाइब्रिड मॉडल में जिस तरह आपको याद होगा लास्ट ईयर एशिया कप पाकिस्तान में तो कुछ मैचेस हुए, फिर श्रीलंका शिफ्ट हो गया, तो भारत का शुरू से ही ये स्टांस था, उनके ये मीडिया बात कर रहा था कि मैचेस जो भारत के हैं वो दुबई में खेले जाए और फिर बाकी मैचेस जो है वो बाकी टीमें आगे पाकिस्तान में खेलें। पाकिस्तान का अभी स्टांस फिलहाल तक तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, उन्होंने कहा है कि भारतीय बोर्ड की तरफ से हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई, अभी मीडिया उनका बात कर रहा है। अच्छा, भारतीय बोर्ड ये करता भी ऐसे ही है, पहले वो खबर मीडिया में फ्लोट करके देखता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि भारत इस पे खेलेगा भी, टाइम एटलीस्ट हमारे पास 2-2.5 मंथ का टाइम है और भारत चाह रहा है कि किसी तरह ये प्रेशर बिल्ड किया जाए, पाकिस्तान पहले बैंड हो जाए। ये पाकिस्तानी बोर्ड पे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है चेयरमैन पीसीबी के ऊपर कि वो खुद क्या इस पे स्टांस लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 काम करने हैं उन्होंने। एक तो आपने नेक्स्ट ईयर जब आपने जो एशिया कप है उसकी मेजबानी भारत ने करनी है और उससे नेक्स्ट ईयर 2026 में वर्ल्ड कप T20 जो खेला जाएगा वो भी भारत में होना है। तो पाकिस्तान जिस तरह बार्टर करे इनके साथ, ये आईसीसी को इसमें इन्वॉल्व करे और उन आईसीसी को भी चाहिए कि मीडिएटर का रोल प्ले करे। आल्दो के हम जानते हैं कि जे शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट है। तो इरफान, जैसे कि मोहसिन नकवी ने कहा कि वो खेल में सियासत नहीं चाहते हैं, ऐसे तो वाज़ेह हो रहा है कि भारत खेल को ज्यादा तरजीह नहीं देता बल्कि सियासत खेल में भी उसने लेकर ही आनी है। ये हमेशा से माहम ये चीज रही है, कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को और कल्चर को, जो आर्ट है उसको किसी तरह भी आप पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बना सकते। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखने के जितने भी हमारे एक्टर्स भी जाते थे उनको भी आज 7-8 साल हो गए हैं, उनका भी हर तरह की एक्टिविटी से रोक दिया गया, क्रिकेट को भी आने से बैन करे। बट पाकिस्तान ने हमेशा किया है, ये एक बड़ापन का सबूत दिया है। अभी इनके फाइटर आए थे, जो MMA फाइटिंग कंपटीशन हुआ था, भारतीय प्लेयर आके पार्टिसिपेट करके गए हैं। तो 1 साल पहले कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था, तो कबड्डी के प्लेयर आके पार्टिसिपेट करके गए। बिल्कुल इरफान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और साथ ही साथ पिछले महीने जो SCO समिट हुआ है इस्लामाबाद में हुआ है और वहां पे भारत के वजीर खारजा जयशंकर भी आए थे, तो अगर वो आ सकते हैं तो उनकी टीम क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल, यही बात मैं करना चाह रहा था कि आपकी दुनिया की तमाम टीमें आ सकती हैं। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया 2 दफा आई, आपके पास हमारे पास इंग्लैंड आ चुकी है, इसी तरह साउथ अफ्रीका आई, न्यूजीलैंड 2 दफा आ चुकी है। तो दुनिया की हर साइड, इंग्लैंड अभी 2 दफा विजिट कर चुकी है, ODI का कंपटीशन है वो खेल चुके हैं, T20। तो आप ये प्रेसिडेंट है कि हर दुनिया की टीम आगे खेल रही है और मेरे सोर्सेज के मुताबिक तमाम टीमों ने रिटर्न आईसीसी को लिख के दे दिया है कि हम पाकिस्तान जाके खेलने को तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ऑनर्स जो है वो आईसीसी पे बनता है कि वो मेक श्योर करे, क्योंकि ये अगर आज ये बैरियर आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा, हमें स्टांस लेना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आज बैंड हो गया तो शायद ये सारी जिंदगी जो 28 ईयर के बाद 26 के वर्ल्ड कप के बाद एक मेगा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, तो ये आपका प्रॉब्लम लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस की चीज रखती है कि आपने आज ये स्टांस लेना है। मोहसिन नकवी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये डिसीजन ना लिया और आज ये स्टांस ना लिया तो भारत हमेशा की तरह हर मौके पे हमें ब्लैकमेल करेगा, हमें लेट डाउन करेगा, हमें बैंड करवा के अपनी शराइत मनवाएगा। और हम सफर कर चुके हैं एशिया कप में, दुनिया का
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट जो गुजरा वो एशिया कप गुजरा, ना हमें राइट्स मिले, ना हमें वो जो आपके विकेट थी वो मिली, ना आपने देखा जो आपको टिकट्स की मद में। तो इस हवाले से हमें कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लेना होगा। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जी भारत को भी सोचना चाहिए कि पूरी कौम और पूरी जो मुल्क है इधर उधर से हमारे पास टीमें आती हैं और जैसे आपने जयशंकर की बात की वो जब आ सकते हैं तो फिर कौमी टीम जो है पाकिस्तान की और ये इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है। और आपको इंडिया हमारे नाज़रीन को भी पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है उसको फाइनल्स का फाइनल कहा जाता है। तो ये जब भी जहां पर भी मैच होता है तो इसके शायकीन बड़े इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी आपको पता है कि पहले काफ़ी दफ़ा आगाज़ हो चुका हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जयशंकर अगर इस्लामाबाद में SCO समिट के लिए आ सकते हैं, अगर पाकिस्तान इतना महफूज जयशंकर के लिए तो यकीनन इन तमाम टीमों के लिए जो कि है हमारी ख्वाहिश रही है आए, हम वेलकम करते हैं, खेलें और खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और लाहौर की बात कर लेते हैं और मुल्तान की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा मसला है जी स्मोक का। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मोक ने डेरे जमा लिए हैं। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत हर सू नाकाम दिखाई दे रही है। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो गया है। एक तरफ तो लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में आज फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ करके पहले नंबर पर मौजूद है। तो दूसरी तरफ अगर मुल्तान की बात करते हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर को भी पीछे छोड़ गया मुल्तान। इमरान, और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 को छू गया। लाहौर में 700 और मुल्तान में 1700, जबकि लाहौर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस वक्त वो 700 है। माहिरीन सेहत का यह कहना है कि स्मोक के बायस आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस में, जैसे कि हम रोज़ भी बता रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। एक माह में 1 लाख से ज़ायद शहरी इससे मुतासर हुए हैं और महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रहेगी। और महकमे माहौलियात के मुताबिक स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। निजी स्कूलों में तमाम किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिए गए हैं। असातिज़ा की हाज़िरी भी अब ऑनलाइन होगी। स्कूलों ने तफरीह ट्रिप और खेलों की सरगर्मियों पर भी अब पाबंदी आयद कर दी। जी बिल्कुल, और आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के बाद पंजाब भर में दुकानें रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो भी देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स किए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। ट्रक और ट्रॉलर स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन और पुलिस एहलकार तैनात किए जाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 50-50 हज़ार जुर्माने करेंगे तो कैसे नहीं ठीक होंगे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स किए कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर कैसे आ सकती है। महकमा ट्रांसपोर्ट को इकदाम करने चाहिए थे। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद रिमार्क्स किए कि हम हुकूमत की मदद करने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं, मगर शायद हुकूमत अदालती अहकाम को अच्छी नज़र से नहीं देख रही। डिप्टी कमिश्नर पर हुकूमती दबाव होगा तो काम करेंगे। इंतजामिया को रात को स्मॉग का जायजा लेना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। अदालत ने मार्केट्स रात 8 बजे जबकि इतवार को मुकम्मल बंद रखने की हिदायत कर दी और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट्स तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। तो लाहौर में स्मोक के बायस हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के तफरीही मकामात पर शहरियों के लिए दाखिला बंद कर दिया है और अब तफरी भी नहीं कर सकते क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि लोग गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। इस पर अली शराज से हम बात करते हैं। अली, इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बढ़ते हुए स्मोक के ख़तरात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम पब्लिक ऐसे मकामात जहाँ पर लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला बहुत ज़्यादा है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। ख़ास तौर पर जो लाहौर के पार्क्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ लाहौर का चिड़ियाघर, अजायब घर और तमाम ऐसे मकामात जहाँ पर लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है उन मकामात को जो है बंद किया जाए। ये इसके नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से ही इन मकामात को बंद के जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं और ये 17 नवंबर तक तमाम पार्क, चिड़ियाघर और अजायब घर वगैरह बंद रहेंगे क्योंकि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए शहरियों को जो है पाबंद करना पड़ेगा, जिसके लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। जी सही इकदाम किए जा रहे हैं। अली शराज हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। और
सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, यहाँ पर जी इकदाम उठाए जा रहे हैं स्मोक को रोकने के लिए भी और पाबंदी भी लगाई जा रही है। लेकिन फैसलाबाद की अगर सूरत हाल की बात करें तो स्मोक के बाइस पार्क्स पर लगने वाली पाबंदी पर जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। फैसलाबाद के बाद अब बाग़ जिना पार्क में बच्चों की जो बड़ी तादाद है वो देखने में आई है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शराज हसन से। शराज, बताइएगा, पाबंदी भी लगाई गई है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन हो रही है। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी स्मोक छाई हुई है, शहर में भी और गिरदोनवा में भी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फैसलाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, सांस की, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दीगर बीमारियां वो बढ़ रही हैं। अगर फैसलाबाद में स्मोक की वजूहात की बात करें तो फैसलाबाद क्योंकि एक सनती शहर है तो यहाँ फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं जो है वो स्मोक बढ़ने का एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी स्मोक में इजाफे का बायस बन रहा है। तिब्बी माहिरीन जो हैं वो शहरियों को एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचने के लिए शहरी बिला ज़रूरत घरों से बिल्कुल ना निकलें और जब घरों से निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो स्मोक के असरात से बच सकें। जी, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि तफरीही पार्क्स में आपने नहीं जाना, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चों की बड़ी तादाद उन्हीं तफरीही पार्क्स में मौजूद है। बच्चों को बहरहाल जो छोटे बच्चे उनको छुट्टियां हैं लेकिन वो तफरीही पार्क्स गए हैं जो कि उनको नहीं जाना चाहिए, उनकी तबीयत इससे ख़राब हो सकती है। फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अली इजाज़, नईम मीर और डॉक्टर जावेद अकरम से हम पूछेंगे कि स्मोक पाकिस्तान को किस तरह से मुतासर करे, ख़ास तौर पर पंजाब के जिन शहरों का हमने जिक्र किया है वो किस हद तक मुतासर हो रहे हैं और इसका इलाज क्या है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्मोक की, जिसका ख़तरा जी मंडला रहा है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि स्मोक में मज़ीद इजाफा भी होगा और शहरियों को एहतियात करने का भी कहा जा रहा है। हिदायत भी जारी की जा रही हैं और इसकी वजह से जो है हुकूमत जो है वो अभी नाकाम दिखाई दे रही है स्मोक को कंट्रोल करने में। इमरान, और बिल्कुल साथ ही साथ तो अगले 10 रोज़ हैं वो बड़े क्रूशल हैं जी। और कहा गया कि 10 रोज़ तक सूरत हाल जो है वो सेम ही रहेगी। बात कर लेते हैं डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ साबिक निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे। डॉक्टर साहब, आप निगरान हुकूमत में वज़ीर भी रहे हैं और आप ख़ुद भी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं। जो हुकूमत की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? जी, जाहिर है कि स्मोक एक मैन मेड डिज़ास्टर है और इससे बहुत ज़्यादा सफरिंग है। सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं कम होती बल्कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी तकरीबन औसतन 7 साल ज़िंदगी के कम हो जाते हैं। और स्मोक से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और जो बीमारियों में पहले ही मुब्तला होते हैं उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है, खासकर छाती की बीमारियों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आँखों की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, फालिज की, कैंसर की, ये तमाम चीज़ों की मौजब बनती है। तो बहुत सीरियस इशू है और इसकी बहुत सीरियस हमें रिस्पांस लेनी पड़ेगी। बहुत ही सीरियस मसला है ये। सर कहिएगा, स्मोक से निपटने के लिए जो इकदाम निगरान हुकूमत कर चुकी है, जो प्रैक्टिस जारी रही उस निगरान हुकूमत की, वो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी हुकूमत, इसकी क्या वजह है? जो मौसमी बारिश जरूर की थी लेकिन उसके लिए बहुत आपके पास मौजूद कंडीशन होनी चाहिए। मौसमी बारिश क्लाउड सीडलिंग तभी कर सकते हैं जब क्लाउड्स हों और क्लाउड्स भी लो हों, काफ़ी आपके 2000 फीट, 3000, 4000 फीट तक हों और वो भी भरपूर हों मॉइस्चर से, यानी कि डेंस क्लाउड्स हों। तो उनमें जाके आप जहाज़ों के ज़रिए सीडलिंग इंजेक्शन कर सकते हैं ताकि वो बारिश मौसमी तौर पे हो। तो ये वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसका जाहिर है वक्ती तौर पे सिर्फ आएगा कि अभी जैसे इमीडिएटली आप चाहते हैं कि स्मोक ख़त्म हो जाए और अल्लाह करे ऐसी कंडीशंस हों कि लो क्लाउड्स हों और सूटेबल क्लाउड्स हों तो उनमें सीडलिंग करने का फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म मेजर्स जो हैं वो हमें ईयर अराउंड एक्टिविटी करनी पड़ेगी और ईयर अराउंड देखें इसमें बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स भी हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बीजिंग जो है वो 2011 में,
11 के करीब इर्द गिर्द उसके उन सालों में ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड के थे, क्योंकि जाहिर है वहाँ इंडस्ट्री इतनी थी। लेकिन उधर जब रूथलेस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन हुई और गवर्नेंस इतनी जबरदस्त हुई कि उन्होंने फैक्ट्रियों को डिमोलिश कर दिया, जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसको पूरा साल हमने इसको कंटिन्यू रखना है और स्मोक पर काबू पाने के लिए जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं उनको अपनाना होगा। अच्छा अली एजाज साहब, थोड़ा सा आप भी हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये स्मोक की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और आने वाले दिन लाहौरियों के या पंजाब के दीगर शहरों के वासियों के कैसे गुजरेंगे? देखिए, स्मोक की सिचुएशन तो क्रिटिकल है और आप अगर देखें तो इस टाइम जो रीजनल फिनोमिना है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमें, और जो लोकल फैक्टर्स हैं वो इस टाइम सप्रेस हो गए हैं और जो रीजनल फिनोमिना है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप देखें तो एक स्मोक का पूरा क्लाउड है जो पूरे रीजन को तंग कर रहा है, सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि उससे एडजेसेंट जो डिवीजन्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट इस टाइम, चूंकि इसमें लोकल फैक्टर काफी कम है और रीजन का फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स पे गई है। हमने जो बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां दी हैं या पार्क में उनकी एंट्री बंद की है, वो उनकी हेल्थ बचाने के लिए की है और प्रिकॉशनरी मेजर्स पे कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर देखा गया था कि आर्टिफिशियल रेन करवाया गया था, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी काफी जो है सोच विचार कर रही है, प्लानिंग कर रही है। अगर कोई ऐसी सुटेबल कंडीशंस आती हैं किसी टाइम तो बिल्कुल उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो भी इंटरवेंशन करनी पड़ी वो की जाएगी। सर ने एक बड़ी अच्छी बात की कि चाइना में बड़ी रुथलेस किस्म की वो उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। चाइना में बीजिंग में एक तो वो रीजनल फिनोमिना नहीं था, उनका लोकल फिनोमिना था। तो इंडस्ट्रीज अगर कोई वायलेट कर रही हैं तो उस मॉडल को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी इस टाइम बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। अगर आप देखें तो पूरे पंजाब में कुछ 600-700 से ऊपर भट्टे जो हैं वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर अंदर आप देखें तो 60 से ऊपर की इंडस्ट्री जो है वो उसे गिराया जा चुका। गिराना, बिजनेस खत्म करना हल नहीं था, मगर फिर भी हमें ऐसे एक्शन कर रहे हैं। मगर इस टाइम लोकल फैक्टर्स मेजर नहीं है, कॉज जो इंडियन ईस्टर्न कॉरिडोर आ रहा है विंड का, वो हमें डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है और वो सारे रीजन को लेकिन अली इफेक्ट एजाज कर रहा है साहब, इस टाइम। मसनूई बारिश की तो बात कर दी जाती है, क्या सिर्फ एक यही अमल रह गया है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए? जैसे कि दीगर ममालिक की हमने बात की, बीजिंग की अगर बात करें तो वहाँ स्मोक कंट्रोल टावर्स लगाए गए थे, और दीगर ममालिक की अगर हम बात करें वहाँ टाइल्स ऐसी लगाई गई जो स्मोक को कंट्रोल कर सकती हैं। बड़े बड़े फार्मूलाज को अपनाया गया। क्या सिर्फ मसनूई बारिश ही हल है या कोई और इकदाम उठाए जा सकते हैं? तो अगर वो उठाए जा सकते हैं तो हुकूमत इस पे इम्प्लीमेंट करने को क्यों नहीं आ रही? जी, गवर्नमेंट हर तरह की सिनेरियोज को देख रही है, मगर ये हमारा लोकल फिनोमिना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, उधर लोकल फिनोमिनाज थे, ये रीजन का फिनोमिना है। सीएम ने आपको सब पता होगा कि उन्होंने अपना काउंटर पार्ट जो है इंडियन पंजाब में उन्हें लेटर भी लिखा है, और वो इसके ऊपर रीजन के ऊपर हमें पूरी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये हमारा एक लोकल फिनोमिना नहीं है कि हम उसको सिर्फ अपने लोकल फैक्टर से कंट्रोल कर लें। हाँ, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस कर रही है, सारी पॉलिसीज ला रही है। हमारे अगर आप देखें तो इन्फोर्समेंट और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, स्ट्रिक्ट एक्शंस किए जा रहे हैं, एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाई जा रही हैं, भट्टों को जिगजैग पे कन्वर्ट किया जा रहा है, सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारी एफर्ट्स की जा रही हैं लोकल फिनोमिनाज को कम करने के लिए। अभी एचटीवी की हमने एंट्री अगर देखें तो बैन की है लाहौर के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक का जो है वो 83% शेयर आया था हमारे पास एक स्टडी में, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। मगर ये सारे लोकल फैक्टर्स हैं। इस टाइम जो ईस्टर्न कॉरिडोर ओपन है उसकी वजह से जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हावी हुआ है। मगर होपफुली ये विंड डायरेक्शन चेंज होगी और ये जो एक एक्सटर्नल फैक्टर है ये रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट वीक में हमारे पास, तो हमें कुछ बेहतरी भी इसमें देखने में नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा अली एजाज साहब, बताया जा रहा है कि अगले 10 दिन जो हैं ऐसे स्मोक की ही सूरत हाल रहेगी या उसमें इजाफा होगा। अब ये बताइए, ये जो सीजन है स्मोक का, ये आखिर कब जाके खत्म होगा? खास तौर पर जो अगले 10 दिन है वो कैसे गुजरने वाले हैं? देखिए, इसमें बेहतर तो वो वेदर वाले बता सकते हैं, मगर जो हम देख रहे हैं कि माइट भी नेक्स्ट वीक में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाए इसके ऊपर। जब भी विंड की डायरेक्शन चेंज होगी टुवर्ड्स वेस्ट होती है अगर, तो वो हमारे लिए कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें फिर सिर्फ हमारे लोकल फैक्टर्स आ जाएंगे जिनको हमने मुकम्मल कोशिश की है कि उनको रिड्यूस किया जा सके। और जब वो एक्सटर्नल फैक्टर एलिमिनेट होगा तो आपको सिचुएशन काफी बेहतर फील होगी उसमें। सही कोशिश की जा रही है कि इसको रिड्यूस किया जा सके। अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपको क्या लगता है जब ऐसी बीमारी लाहक हो जाए स्मोक की वजह से जो अमराज पैदा हो रहे हैं, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखें, अवाम के लिए तो जाहिर है कि वो खासकर जो दमे के मरीज हैं, खासकर छाती के मरीज हैं, खासकर बूढ़े और बच्चे जो हैं,
उनको इंडोर्स रखें, उनको वेल हाइड्रेटेड रखें, साफ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि बलगम पतली रहे। और ख़ास रात को, शाम को, मगरिब के वक्त और फजर के वक्त ना निकलें, घर पे नमाज पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है इन मजबूरियों के साथ। और मास्क पहने, अगर ज़रूरी बाहर निकलना है डबल मास्क पहन लें और गरारे करें, बार बार आंखें धोएं। गूसल एक दफ़ा करते हैं तो 2 दफ़ा करें, क्योंकि ये जितनी जहरीली चीज़ें हैं स्मॉग में वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी बॉडी के ज़रिए। और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे बंदे को शुगर है। इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें, इनकी दवाइयात खाते रहें, अपने मालिक से राब्ते में रहें, ताकि अगर ये कंट्रोल रहेंगी तो आपका एक बेहतर है। और अगर आपने वैक्सीन लगवाई, खासकर बहुत अच्छा किया अगर लगाई, अब जरा लेट हो गया फ्लू की और निमोनिया की, तो बहुत अच्छा है, खासकर बूढ़े लोगों को और बच्चों को, ताकि उनको छाती में ये बलगम वगैरह नहीं बने। तो लेकिन अभी भी अच्छी नरिशमेंट के साथ अल्लाह ताला बेहतर करेंगे कि ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत सीरियसली मुल्की सतह पे लेना चाहिए और बिल्कुल सारी पार्टीज को मिल के एक जगह बैठ के इसको करना चाहिए। जो भी पार्टी हुकूमत में आए वो अपना हिस्सा डाल दे। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि कब हम कह सकेंगे कि हम पाकिस्तान में आम एक नलका खोल के पानी पी सकते हैं बेखौफ, या सांस ले सकते हैं बखौफ। ये 2 चीज़ें एक किसी भी पाकिस्तानी का हक है कि हुकूमत उनको प्रोवाइड करे। लेकिन बिल्कुल ये हर पाकिस्तानी का हक है जी, उसको साफ़ पानी मिले, साफ़ फ़िज़ा मिले सांस लेने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अली इजाज़ साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्मोक काफ़ी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, शायद लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत ही संजीदा मामला है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं। सिर्फ ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारियाँ नहीं हैं, और दूसरी बीमारियां भी इसमें और हुकूमत तो इकदाम कर ही रही है स्मोक को कंट्रोल करने में। अवाम को भी चाहिए एहतियात करें, घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। बच्चों को अगर छुट्टियां हैं तो प्लेग्राउंड्स में ना जाएं, बाहर ना निकलें, एहतियात करें। मज़ीद भी खैर मौज़ूआत पर बात करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ वक्त पर ब्रेक का। आप हमारे साथ वेलकम बैक। अब शेखुपुरा में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं, जिसमें नामालूम अफराद ने घर में घुस के हमला करके छुरियों और कुल्हाड़ियों के वार करके घर के सरबराह असलम को कत्ल कर दिया। हमले में मकतूल की बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी शदीद जख्मी हो गए। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जावेद मिराज। जावेद, कहिएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है, क्या कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है? जी, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना भिखी के इलाका ठट्ठा ताड़ा में पेश आया है, जहाँ पे 5 मुलजमान ने मेहनत कश किसान जो है मोहम्मद असलम उस घर में दाखिल होकर कुल्हाड़ियों के पे दर पे वार करके मोहम्मद असलम को, उसकी बीवी बिशरा बीबी, 2 बेटों अली और गुफ़ाम और बेटी रुखसाना को शदीद ज़ख्मी कर दिया। और मोहम्मद असलम जो है वो ज़ख्म की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया और दीगर ज़ख्मियों को यहाँ मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। ताहम पुलिस ने मकतूल के बेटे उमर फ़ारूक की मदयत में उमर और एक खतून मारिया बीबी समेत 5 अफराद के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। किसी मुलज़म की अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी और भिखी पुलिस ने मौके पर जाकर तमाम शहाद को जमा किया और मकतूल और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। तो कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और इमरान, हम फॉलोअप भी लेंगे इस खबर का और देखेंगे कि मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं। और खैरी इंतहाई दर्दनाक वाक़या है, पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जो कत्ल किया गया है उनको इंसाफ दिलाया जा सके। आगे बढ़ते हैं जी। कोट अदूथल जीप रैली का आज दूसरा रोज़ है और 3 किलोमीटर का ट्रैक क्वालिफाइंग राउंड के लिए बनाया गया है। 86 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की थी और स्मोक की वजह से रेसर्स को इमरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किस रेसर ने कितने वक्त में ट्रैक को अबूर किया, इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। थल जीप रैली 2024 के क्वालिफाइंग राउंड में अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक प्रिपेयर्ड कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी ने 1 मिनट और 34 सेकंड के साथ अपना 3 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया था, जिसकी बायस वो अब तक पहली पोजीशन पर है। और दूसरे नंबर पर आसिफ फजल चौधरी, जिन्होंने 1 मिनट और 35 सेकंड में अपना 3 किलोमीटर का जो क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक है वो मुकम्मल किया था। आदिल नईम तीसरे नंबर पर हैं, 1 मिनट
36 सेकंड और 30 पॉइंट के साथ उन्होंने अपना जो ट्रैक है वो अबूर किया था, जबकि साहिबजादा सुल्तान 1 मिनट और 36.40 सेकंड के साथ उन्होंने अपना ट्रैक अबूर किया। तो इस तरह से साहिबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर हैं, जबकि दिफाई चैम्पियन तैमूर ख्वाजा जिन्होंने 1 मिनट और 39 सेकंड में क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक मुकम्मल किया था। सलमा मरवत खान जिन्होंने 1 मिनट और 53 सेकंड के साथ अपना ट्रैक अबूर किया था। इसी तरह से लालीन अखवानजादा जिन्होंने 2 मिनट और 23 सेकंड के साथ अपना ट्रैक अबूर किया। तो ये सूरत हाल है आज की। थोड़ी देर के बाद TDCP हुकाम आज क्वालिफाइंग राउंड का जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस करेंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिर मजीद आगाह कर रहे थे। और इस जो जीप रैली है इसकी ख़ास बात यह है इसमें 3 ख़वातीन भी हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और 86 जो गाड़ियाँ उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और ये बड़ी हौसला अफजा सी बात है कि मर्दों के साथ मुकाबले में ख़वातीन भी सामने आ रही हैं। स्मोक ने इनको भी बहरहाल मुतासिर किया, लेकिन ये ख़तरों के खिलाड़ी हैं जी, इन्होंने रेस अपनी जारी रखी। बहरहाल इसका ऐलान भी हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। फिलहाल के लिए प्रोग्राम से इजाज़त चाहें, कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के साथ। देखते रहिए दिन भर और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।